विमला, कब से तुम्हारा रास्ता देख रही हूँ। तुम कहीं बाहर गई थी क्या? ताला खोलती विमला से सुधा ने पूछा। ताला लगा देखकर भी समझ नहीं आया। हाँ, बाहर ही गई थी। क्यों, क्या हुआ? पूरी गली में एक ही बात चल रही है और तू पूछ रही है क्या हुआ? पता होता तो पूछती क्या। अब बता भी दे क्या हुआ। अरे वो रजनी है ना। कौन रजनी? अरे राम दुलारे की दूसरी औरत। ओह अच्छा, क्या हुआ उसे? उसे क्या होगा? दुष्टों से तो भगवान भी दूर रहते हैं। उसकी सौतेली बेटी तारा किसी के साथ उड़न छू हो गई। क्या? कब? किसने कहा? लो, पूरी गली में चर्चा है और तू अनजान बनी फिर रही है। आज ये चमत्कार कैसे? वैसे तो कोई भी अब बात तुझसे छुपती नहीं, फिर आज का इतना बड़ा कांड तुझे नहीं पता? सुधा ने आश्चर्य से पूछा। अब नहीं पता तो नहीं पता, झूठ थोड़ी ही कह रही हूँ। वैसे भी अच्छा ही हुआ जो हुआ। 3 साल की उम्र से तारा ने सौतेली माँ की बड़े जुल्म सहे हैं। बस उसका यह डिसीजन सही हो और जिसका हाथ पकड़ा है उसके साथ आगे की ज़िंदगी खुशहाल हो जाए। रजनी से मुझे कोई हमदर्दी नहीं, विमला ने 2 टूक शब्दों में कहा। हमदर्दी किसे है? सब दबी जुबान से यही कह रहे हैं कि अगर इतना जुल्म नहीं होता तो तारा कभी घर से न जाती। चंदन बाबू तो जोरू के गुलाम रहे हैं। जो रजनी देवी कहें सब सही। बहुत संस्कारी और सीधी बच्ची थी बेचारी, बिल्कुल अपनी माँ लता की परछाई। सुधा ने अफसोस जताया। आजकल के मर्दों का दिमाग औरतों के हिसाब से ही चलता है सुधा। सच कहूँ तो बनते दिमागदार हैं पर दिमाग घुटनों में रहता है। सारे मर्द एक से होते हैं। खैर, ये उनका सिर दर्द है, वो झेलें। तू बता, चाय लेगी या कॉफ़ी? मुझे लग रहा है कि तू मुझसे कुछ छुपा रही है विमला। सुधा ने उसके मुख पर नजरें गड़ाए हुए पूछा। छुपाए वो जिसके पास कुछ छुपाने को हो। मैं और मेरी कहानी इस कॉलोनी में सबको पता है सुधा। विमला उदास होकर बोली। सॉरी विमला, मैं भी ना कभी कभी बहुत कुछ बोल जाती हूँ। विमला विवाह के 3 महीने बाद विधवा हो गई तो ससुराल ने अपशगुनी कहकर निकाल दिया। 18 साल की विमला को माँ ने अपनी जिद पर विमला की पढ़ाई शुरू करवाई और फिर उसी कॉलेज में प्रोफेसर बन गई। अरे तू क्यों सॉरी बोल रही है? यहाँ और है ही कोई जिससे दिल की बात कर सकूं? माँ बाप के जाते ही भाई ने आंखें फेर ली। तेरी बातों का बुरा लगाकर तुझसे दूर होना है क्या? मैं घर की तलाश में गई थी। क्यों? भाभी ने घर खाली करने को कहा है। बाबूजी और माँ के बाद यह उनका जो घर है। बाबूजी की बेटी के लिए यहाँ जगह नहीं है। वो लोग यहाँ रहने आने वाले हैं, पर भाभी मुझे इस घर में नहीं देखना चाहती। और भावेश, भाई का तुझे पता ही है, चाबी वाला खिलौना है भाभी का। जितनी चाबी उतना ही चलना। ओह, फिर मिला घर? हाँ, मिल गया। स्टेशन के पास 10 बाई 10 की छोटी सी खोली मिली है। खोली? तू ये महल जैसा घर छोड़कर एक छोटी सी खोली में रहेगी? अब इतनी जल्दी जो मिला ठीक है, बाद में देखती हूँ कोई फ्लैट मिल जाए। काश तूने और चाचा जी ने मेरी माँ की बात मान ली होती तो आज तेरा भी एक परिवार होता। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा बिमला। देख, मैं भी तो 30 की उम्र में शादी कर रही हूँ। आजकल तो 40 की उम्र में लोग शादी कर रहे हैं बिमला। तू तो अभी बस 33 की हुई है। कर ले यार दूसरी शादी। जिसके नसीब में सुख होता है तो मिलने में इतना वक्त नहीं लगता। मेरे पास सुख कभी टिकता ही नहीं, तो घर बसाकर क्या करूँगी? खैर छोड़ो। तू आएगी ना मुझसे मिलने? शादी से पहले एक बार ज़रूर आऊँगी। पता सेंड कर देना अपना। ठीक है सुधा। सुधा के जाते ही विमला ने एक सूटकेस में अपने कपड़े रखे और कुछ ज़रूरी बर्तन और सामान बैग में रखकर चाबी सुधा को बुलाकर देते हुए कहा कि सुधा, भाई आएगा तो कुछ कहना नहीं, बस चाबी दे देना और मेरा पता भी मत बताना। ठीक है विमला, अपना ध्यान रखना। गले लगकर दोनों सखियां भावुक हो गईं। विमला की ज़िंदगी का ये नया सफ़र अनजान बस्ती में अनजाने लोगों के साथ नए रिश्ते बनाने के लिए शुरू हुआ था। आप यहाँ नहीं आई हैं क्या? एक दिन कॉलेज से लौटते समय पीपल के नीचे बैठे युवक ने सवाल किया, जिसे विमला ने अनसुना कर दिया। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, पीछे से आवाज़ देकर उसने कहा। क्यों जवाब देना ज़रूरी है? आप यहाँ के राजा हैं क्या, जो हर नए इंसान को
तुम्हें अपने आने और जाने का अपडेट देना पड़ेगा। विमला को उसका टोकना अच्छा नहीं लगा तो वो गुस्से से लाल होकर बोली, अरे अरे, आपसे एक सवाल ही तो पूछा था, आप तो गालियों की तलवार लेकर ऊपर चढ़ी चली आ रही हैं। वैसे गुस्से में लड़कियों की खूबसूरती और निखर जाती है, उसने हंसते हुए कहा और पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। बड़े बेशर्म इंसान हो तुम, इतना कहकर विमला आगे बढ़ गई। अब तो नियम हो गया था, सुबह सुबह विमला के कॉलेज जाने का समय और उसके तैयार होकर वहाँ बैठने का समय एक ही था। शायद कैब का या बस का इंतज़ार करता रहता था। हाय, गुड मॉर्निंग। अजीब इंसान है ये, मैं बात नहीं करती फिर भी सामने से बोलता है, बेशर्म। विमला बदले में आंखें तरीर कर आगे निकल जाती है। फिर उसका दिखना बंद हो गया। अच्छा है, अब नहीं दिखता। मुझे उसकी सूरत से चिढ़ होती है। विमला को उससे मिले बिना धीरे धीरे एक हफ्ता हो गया। शुरू शुरू में तो विमला को उसका ना दिखना अच्छा लग रहा था। फिर मन उसके बारे में जानने के लिए बेताब होने लगा। पता नहीं कहाँ चला गया, उसके साथ कहीं कोई हादसा तो नहीं हो गया। वो ये जानने के लिए बेचैन हो उठी। सुनो बच्चों, एक दिन विमला ने वहाँ स्कूल बस के लिए इंतज़ार करते बच्चों को आवाज़ लगाई। जी दीदी जी। वो जो भैया यहाँ खड़े रहते थे वो अब कहीं और चले गए क्या? नहीं, कहीं नहीं गए। वो क्या खड़े हैं उधर, वो देखिए। बच्चों ने थोड़ी दूर एक चाय की टपरी पर बैठे युवक की ओर इशारा किया। विमला ने उस ओर देखा तो उस युवक ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ हिला दिया। हाय, गुड मॉर्निंग। चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, वो हाथ हिलाकर बोला। मर गई, ये क्या अंतर्यामी है जो मेरे मन की बात समझ गया। विमला तो जैसे चोरी पकड़ गई हो, ऐसे सरपट वहाँ से निकल गई। मैं इतनी बड़ी मूर्खता कैसे कर सकती हूँ? वो लफंगा दिखाई दे या न दे, उसके बारे में पूछने की मुझे क्या ज़रूरत थी? न जाने क्या सोच रहा होगा वो मेरे बारे में। कहीं कल से फिर राह टोकने लगा तो? मैंने ही उसे अपनी व्याकुलता दिखाकर यह जता दिया कि उसके नहीं दिखने से मुझे उसकी चिंता होने लगी थी। विमला का पूरे दिन मन बेचैन रहा। प्रशांत सर, विमला ने अपने सीनियर प्रशांत सर को आवाज़ लगाई। यस विमला। सर, आप फ्लैट बताने वाले थे? विमला, वो लोग फैमिली वालों को किराए से देने की बात कर रहे थे। तुम चिंता मत करो, मैंने यहाँ कुछ और लोगों को बोला है, देखते हैं क्या जवाब आता है। ओके सर। ओह, पता नहीं कितने दिन मुझे उसका सामना करना पड़ेगा। आज जो हुआ उसके बाद तो उसका सामना करने की हिम्मत भी नहीं है। पता नहीं क्यों मुझे उसकी चिंता होने लगी थी। विमला जब कॉलेज से लौटती तब सामना नहीं होता था, क्योंकि वो कहीं दूर नौकरी करने जाता था। हाय, गुड मॉर्निंग। दूसरे दिन फिर से उसकी आवाज़ सुनकर विमला का दिल जोर से धड़क उठा। सिर घुमाकर उसे देखा तो वह उसे देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। विमला घबराते हुए तेजी से वहाँ से निकल गई। धीरे धीरे 3 महीने बीत गए। वो नहीं दिखता तो दिल घबराता है, उसे देखकर, उसकी आवाज़ सुनकर मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है। ऐसा क्या है उसमें जो मैं चाह कर भी खुद को उसे देखने से रोक नहीं पा रही हूँ? कहीं मेरे दिल के भाव उसको समझ तो नहीं आ रहे हैं? खुद से ही सवाल जवाब करती विमला कॉलेज पहुँच गई। ए विमला, ध्यान कहाँ है तेरा? अलका ने आकर पीठ पर धौल जमाया। अरे अलका, तुम? हाँ मैं। बता, क्या सोच रही थी? कुछ नहीं। तू बता, तेरी और रवि की बात कहाँ तक पहुँची? विमला ने झट से बात बदलते हुए कहा। मेरी छोड़, तू तेरी बता, क्या गड़बड़ घोटाला चल रहा है तेरे मन में? कुछ नहीं, क्या चलेगा? कुछ है क्या मेरी लाइफ में? 6 साल से हम साथ हैं विमला, मैं तुझे अच्छी तरह से समझती हूँ। तेरे चेहरे से साफ झलक रहा है कि आजकल मसला कुछ और ही है। कहा तो सच्ची कुछ नहीं है अलका, कहते हुए विमला ने गर्दन घुमा ली। अच्छा, तो फिर मेरी आंखों में आंखें डालकर कह दे कि कुछ नहीं है। विमला जवाब में शून्य में देखती रही। ओ, समझ गई। अपना समझती तो बताती, मैं ही पागल हूँ जो तुझे अपना समझकर अपने दिल की हर बात तुझे बता देती हूँ। खैर कोई बात नहीं, चलती हूँ। रुक ना यार, मैं खुद इतनी कंफ्यूज हूँ कि कुछ भी सोच समझ नहीं पा रही हूँ। तुझे क्या बताऊँ? सॉरी। अलका उठकर जाने लगी तो विमला ने हाथ पकड़ लिया। क्या हुआ, बताएगी? हाँ, बैठ। विमला उसे उस युवक के विषय में सारी बातें बताती है। ओह,
तो उधर वो बंदा पिछले 4 महीने से तुझ पर लाइन मार रहा है। अब उसके साइड इफ़ेक्ट तुझ पर दिखाई देने लगे हैं। तेरे दिल में कुछ कुछ होने लगा है। धत, कुछ भी मत बोल। ऐसा सोचना भी मेरे लिए पाप है। विमला के मुख पर लाली आई और सेकंड से कम समय में चली गई। क्यों, इसमें क्या गलत है? सही भी क्या है? तुम क्या जानती नहीं, मैं एक विधवा हूँ। मुझसे कोई क्यों प्यार करेगा? उसे भी जिस दिन इस सच का पता चलेगा तो वह भी मुंह मोड़कर खड़ा हो जाएगा। यार, तू तेरे नज़रिए से सोचती है और मैं मेरे नज़रिए से। प्यार कभी भी अमीर गरीब विधवा तलाकशुदा देखकर नहीं होता। जब होना होता है तो ऐसे ही होता है जैसे तुझे हो रहा है। नहीं अलका, मैं प्यार करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। भाई और ये समाज मुझे इसकी इजाज़त नहीं देता। तेरा भाई तुझे बेसहारा छोड़ सकता है। यह देख समाज चुप रह सकता है तो किस मुँह से तेरी खुशी के आड़े आएगा? बता जरा। छोड़ भी, बिना सच जाने क्या इतना दिमाग खराब करना। तुझे कोई फ्लैट मिला हो तो बता, मुझसे उसका सामना नहीं होता। अब समझी तुझे नया घर क्यों चाहिए। एक दिन रुक जा, मैं कल तुझे पक्का बताती हूँ। ओके। विमला को अलका की बात से बड़ा सुकून मिला। दूसरे दिन कहीं बात बनी। फ्लैट मिला क्या अलका? विमला ने पूछा। हाँ मिला, 1 BHK, वो भी फुल फर्निश्ड है। मेरी रिश्तेदार है, वो अचानक कुछ महीनों के लिए बाहर जा रही हैं। वो घर किसी ऐसे व्यक्ति को घर किराए पर देना चाहती हैं जो उसे अपने घर सा समझकर संभाले, ताकि जब वह वापस आएँ तो वैसा ही मिले जैसा वो छोड़कर जा रही हैं। मैंने तेरे लिए बात कर ली है। 15,000 भाड़ा है। यह एड्रेस रख, मिल लेना। कब खाली करना होगा वो तू उनसे ही पूछ लेना। चलती हूँ, लेक्चर का टाइम है। ओके, चलो मेरा भी टाइम हो रहा है। विमला भी उठकर क्लासरूम में चली गई। अजंता माधव चास्कर नाम पढ़कर विमला ने डोरबेल दबा दी। ट्रिंग टोंग। आज रविवार था तो विमला फ्लैट देखने चली आई। आप? एक बुजुर्ग महिला ने दरवाज़ा खोलते हुए पूछा। नमस्ते काकू, मुझे अलका ने फ्लैट की बात करने आपके पास भेजा है। मेरा नाम विमला है, यहीं पास की चौल में रहती हूँ। मुझे किराए से फ्लैट चाहिए था। ओह हाँ, अलका ने बताया था। आओ अंदर आओ। फ्लैट सिंपल पर साफ सुथरा था। फर्नीचर भी कम पर सुंदर था। विमला को वहाँ बड़ा सुकून सा महसूस हुआ। यह है मेरा घर, देख लो बेटा। यह घर घर नहीं, मेरे पति की आखिरी निशानी है। मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। मैं बहुत मजबूर होकर इसे किराए पर देकर जा रही हूँ। मजबूर होकर? वो क्यों काकू? सॉरी, मुझे ये पूछना नहीं चाहिए, पर आपने कहा तो जानने की इच्छा हो उठी। बेटी की डिलीवरी डेट पास आ रही है। डॉक्टर ने उसे 2 महीने बहुत संभल कर रहने को कहा है। वैसे तो हमारे यहाँ बेटी की पहली डिलीवरी मायके में होती है, पर उसको डॉक्टर ने ट्रैवलिंग की मनाही कर दी है। क्यों, कोई समस्या है? हाँ, कहते हैं उसका गर्भाशय बहुत कमज़ोर है। ऐसे में ट्रैवलिंग के दौरान कुछ भी हो सकता है। जमाई जी भी कोई रिस्क लेना नहीं चाहते, क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ उसे कुछ हुआ तो भाग दौड़ करने वाला कोई नहीं है। उनका कहना गलत भी तो नहीं है काकू। हाँ बेटा, समझती हूँ, इसलिए उन्हें फोर्स भी नहीं किया। मेरा गुजारा पति की पेंशन पर होता है। बेटी की डिलीवरी के लिए कुछ पैसे जमा कर लिए हैं। बेटी के घर रहकर मैं उन पर बोझ नहीं बनना चाहती, इसलिए ये घर कुछ महीनों के लिए किराए पर देना चाहती हूँ। किराए के पैसे मिलेंगे तो बेटी के बच्चे के लिए कुछ तो कर सकूँगी। कितने महीनों के लिए आप ये फ्लैट मुझे रेंट पर देंगी? भाड़ा कितना और डिपॉजिट कितना? भाड़ा 15,000 है। अलका की फ्रेंड हो तो कोई डिपॉजिट नहीं। आप चाहो तो कल 1 तारीख है तो कल से ही रहने आ जाओ। मेरी परसों रात की ट्रेन है। डिलीवरी को 2-2.5 महीने हैं, फिर उसके बाद के 6 महीने, और ज़्यादा नहीं तो कम से कम 8-9 महीने पकड़ लो, क्योंकि ऐसे वक्त पर बच्चे और बेटी की देखभाल के लिए कोई अपना चाहिए। उसके सास ससुर नहीं है और जेठानी भी प्रेग्नेंट है। थैंक यू काकू। जब आपने आने का हो तो 1 महीने पहले खबर कर देना, मैं कोई और घर ढूंढ लूँगी। ठीक है बेटा, मैं अलका को भी बता देती हूँ। जी काकू, मैं कल सामान लेकर सुबह 8 बजे आपके पास आ जाऊँगी, तभी आपको रेंट भी पे कर दूँगी। कोई बात नहीं, वैसे भी तुम्हारे बारे में अलका मुझे सब बता चुकी है, इसलिए मैंने हाँ कर दी। उसने कहा
कि मैं आपके घर को जस का तस रखूँगी। अब मेरे घर को ऐसे ही रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है बिमला। आप निश्चिंत होकर जाइए। यहाँ पता नहीं क्यों मुझे अपने माँ के घर जैसी फीलिंग आ रही है काकू। इसे मैं ऐसा ही साफ सुथरा रखूँगी। चलती हूँ, बाय। आज 4 महीने बाद लगा कि मैं परायों के बीच अकेली नहीं हूँ। काकू भी तो अकेली जी रही हैं। चलो 8 महीने ही सही, चाल में होने वाली लड़ाइयों से दूर सुकून से रविवार बिता सकूँगी। यहाँ तो कभी पानी तो कभी कोई और बात पर सब झगड़ते बने रहते हैं, जैसे संडे नहीं युद्ध डे हो। कॉलेज में अलका, ज़रा चल तो मेरे साथ। कहाँ चलूँ? इतना अच्छा फ्लैट दिलाने की खुशी में आज का लंच मेरी ओर से। बिमला उसका हाथ पकड़कर कैंटीन की ओर बढ़ी चली। अरे हाँ काकू, बता रही थी, मैं सुबह ही बधाई देने वाली थी कि गुप्ता सर ने बुला लिया। बाद में मेरे ध्यान से ही निकल गया। कोई बात नहीं, क्या लोगी? जो मंगाना है मंगा ले। आज डिब्बा भी घर पर ही भूल आई हूँ, तो बहुत भूख लगी है। बिमला ने पाव भाजी मंगा ली और खाते खाते अजंता चास्कर से हुई बातचीत बताने लगी। समय है बिमला, एक समय काकू के यहाँ 2-3 नौकर रहा करते थे। काकू वह सबको निर्देश दिया करती थी। काका के जाने के बाद उनके पास आय का जरिया नहीं बचा, क्योंकि काकू अधिक पढ़ी लिखी नहीं थी। बड़ा फ्लैट बेटी को गिफ्ट देकर उसकी शादी कर दी और खुद इस छोटे से घर में रहने लगी, जिसमें उन्होंने काका के साथ जवानी में बहुत सुंदर प्यार भरा समय बिताया था। हाँ, बता रही थी कि बेटी तो साथ रहने के लिए बुला रही है, पर यहाँ उनके प्यार की यादें उन्हें जाने नहीं दे रही हैं। लगता है बहुत प्यार था दोनों में? बिमला ने पूछा। बहुत। एज डिफरेंस, रंग रूप भिन्न। काका एक समय मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करते थे और काकू संपन्न परिवार से थी। दोनों का कोई मेल नहीं था। सब कहते थे कि काका की जॉब के कारण शादी हुई है, पर चलेगी नहीं। पर दोनों ने सबके मुंह बंद करते हुए अपने रिश्ते को मोहब्बत के रंग से सराबोर कर दिया। काका के जाने के बाद वो इस फ्लैट में चली आईं। कहती हैं इसकी हर दीवार से काका की खुशबू आती है। काश सबको ज़िंदगी में ऐसा ही प्यार करने वाला मिले। ये कहते हुए अलका की आंखों में नमी तैरने लगी। हाँ, पता नहीं क्यों अचानक बिमला को वो युवक याद आ गया जो अब से उसके रास्ते से दूर हो गया था। तू बता, आज दिखा था वो? आज मैं 8 बजे ही काकू के यहाँ सामान रखकर वहाँ से सीधे कॉलेज चली आई, और अब तो उसका और मेरा रास्ता अलग। सच्ची बता, क्या तुझे एक बार भी उसका ख्याल नहीं आया? अलका ने पूछा। नहीं, और मैं सोचना भी नहीं चाहती। चल झूठी, अभी अभी उसके बारे में सोच रही थी और बोल रही है नहीं सोच रही। मुझे झूठ मत बोलना, मैं माइंड रीडिंग जानती हूँ। अलका ने तुक्का मारा। क्या, तू माइंड रीडिंग भी जानती है? हाँ, फिर क्या? अब बोल दे मैं झूठ बोल रही हूँ। अलका ने फिर से झूठ बोला। तू सही है अलका, पता नहीं क्यों ना चाहते हुए भी मन उसके बारे में सोचने लगता है और फिर बेचैनी बढ़ने लगती है। इसी को तो प्यार की पहली सीढ़ी कहते हैं माय डियर। प्यार? अलका तू सोच सकती है, मैं नहीं। मैं कैसे किसी से प्यार कर सकती या उससे प्यार की उम्मीद कर सकती हूँ? मुझे पता है कि मेरी हकीकत जानने के बाद कोई तलाकशुदा या बच्चे वाला ही शादी के लिए हाँ करेगा। तू बता, तो मैं क्यों ये सपने देखूं? बिमला, तू ऐसे ही पुराने ख्यालों के मन में कीड़े मत पाल। जमाना बहुत बदल गया है। आज के साथ कदम मिलाकर चलो। जिंदगी को मूव ऑन करने की सोच। लोग क्या कहेंगे? लोग तेरा अकेलापन दूर करने आते हैं या फिर तेरा भाई तेरे हालचाल पूछने आ रहा है? ये समाज सिर्फ आंखें चुवाकर ताने मारना जानता है बिमला। आगे बढ़ और ज़िंदगी में फिर से रंग भर ले। यह मुझसे नहीं होगा अलका। ऐसी आस क्यों पालूं जो बाद में ज़िंदगी भर के दुख का कारण बने? कोई बात नहीं, अच्छे से सोच विचार कर फैसला कर। मैं तेरे साथ हूँ। लंच करके दोनों अपने काम में व्यस्त हो गईं, पर बिमला का मन आज बहुत बेचैन हो रहा था। क्या अलका सही कह रही है? मुझे मूव ऑन करना चाहिए। आज एक दिन उससे सामना नहीं हुआ तो इतनी बेचैनी। क्या वो भी मेरे लिए इतना ही बेचैन हो रहा होगा? उफ, मैं भी ना। इतना सब सोचने के लिए कोई वजह तो चाहिए, अलका ने कहा, और मैं भी वही सोचने लगी।
विमला खुद को समझाते हुए घर के लिए निकल गई। नमस्ते काकू, ये क्या कर रही हो आप? घर पहुंचकर देखा तो अजंता मेथी साफ कर रही थी। अरे आ गई तू, मेथी से पराठे बनाने की सोच रही हूँ। आप बैठो, मैं अभी फ्रेश होकर आती हूँ, फिर फटाफट साफ कर देती हूँ। विमला फ्रेश होकर मेथी साफ करने लगती है तो अजंता चाय बना लाई। आज बहुत दिनों बाद इस अकेलेपन से मुक्ति मिली है विमला। वैसे तो यहाँ रखी हर चीज़ जैसे मुझसे बातें करती हैं, पर जिंदा इंसान और निर्जीव वस्तुओं में फ़र्क होता है। सही कहा काकू, अब आप कुछ नहीं करेंगी। मैंने कल की छुट्टी ली है, कल आपको स्टेशन छोड़ने भी चलूँगी और घर के सभी काम करूँगी। बस आप बताती जाएं। आभार बच्चे, तू बता, तेरे क्या कहानी है? मैंने तो तुझे अपनी किताब खोल कर सुना दी। क्या बताऊं काकू, मेरी कहानी में कोई रंग नहीं है। इस बेरंग जिंदगी के रंग बहुत समय पहले किस्मत ने छीन लिए। शादी के 3 महीने बाद ही पति का साथ छूट गया। 2 दिन साथ रही थी उसके, फिर दूसरी विदा होती उससे पहले ही वो। मेरा और उसका साथ इतना छोटा सा था कि अब तो ठीक से किसी का चेहरा भी याद नहीं। क्योंकि उस घर के लिए अब सौगनी थी तो साथ रखने से मना कर दिया। माँ ने जिद करके आगे पढ़ा दिया तो आज अपना पेट भर रही हूँ। एक भाई, वो भी भाभी की कठपुतली। खोखली जिंदगी जी रही हूँ बस। विमला उदास होकर बोली। ओह, बहुत दुख हुआ जानकर। अजंता ने विमला के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, क्या सोचा आगे के लिए? दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेती? क्या ऐसे ही ज़िंदगी काटनी है तुम्हें? आंटी, माँ बाप के लिए दूसरी शादी समाज के नियम के विरुद्ध थी। उनके जाने के बाद भाई को मुझ में और मेरी ज़िंदगी में इंटरेस्ट नहीं। मैं स्वयं तो किसी से बात नहीं कर सकती, तो जो भी है अच्छा ही है। तभी डोरबेल बज उठी। विमला दरवाज़ा खोलने के लिए उठने लगी तो उन्होंने रोक दिया। रुक, मैं देखती हूँ, शांतनु होगा। जी। विमला किचन में पराठे बनाने चली गई। दरवाजे पर शांतनु ही था। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, ले आए दवाई? जी आंटी, ये लीजिए। आओ अंदर आओ, मेथी के पराठे बन रहे हैं। ओह वाओ, माय फेवरेट। शांतनु शूज साइड में उतारते हुए बोला। हाँ, तुम्हें बुलाया था तो सोचा तुम्हारी पसंद का खाना भी बना लूँ। विमला, शांतनु के लिए खाना लगा दो। जी काकू। ये विमला कौन है? मेरी किराएदार, आज से यहीं रहेगी। फिर अजंता उसे विमला की कहानी बताने लगती है। ओह, बहुत दुख हुआ जानकर। शांतनु आगे कुछ बोल पाता तब तक विमला खाना लेकर टेबल पर रखती दिखाई दे गई। काकू, ये विमला? हाँ, यही है। काकू, इसे मत बताना आपने इसके बारे में मुझे कुछ बताया। क्यों? वो आगे कुछ पूछती उससे पहले ही विमला वहाँ आ गई। तुम मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गए? विमला शांतनु को देखकर चौंक गई और उस पर गुस्सा करने लगी। नहीं, मैं यहाँ। शांतनु उसके सवाल से अकबका गया। क्या मैं? काकू, इसके कारण मैंने चाल वाला घर बदला, क्योंकि रोज़ मुझे देखकर हाय गुड मॉर्निंग करने लगता था। आप बताइए, कोई अजनबी लड़का ऐसे किसी लड़की से बेवजह बोले तो अजीब नहीं लगेगा? क्या अजीब? काकू, मैंने इसे 2 दिन गुड मॉर्निंग नहीं किया और इसके रास्ते से हटकर साइड खड़ा होने लगा, तो यह बच्चों से मेरे बारे में क्यों पता कर रही थी? क्या वो अजीब नहीं था? ज़रा पूछो इससे। वो तो तुम 2-3 दिन दिखे नहीं तो बच्चों से तुम्हारे बारे में इंसानियत के नाते पूछ लिया। ओह हेलो, जाकर पता कर लो। मैं वहाँ सिर्फ तुमको ही गुड मॉर्निंग नहीं करता, नमस्कार की परंपरा के नाते हर आने जाने वाले को गुड मॉर्निंग करता हूँ। ये क्या बुरा है काकू? आपसे पहचान कैसे हुई? ज़रा बताओ इन्हें। बेटा, शांतनु से मेरी पहचान ऐसे ही हुई है। मैं वॉक के लिए जाती थी तो यह मुझे रास्ते में मिल जाता और गुड मॉर्निंग बोलकर आगे बढ़ जाता। धीरे धीरे मैं भी इससे बात करने लगी, हाल चाल लेने लगी और फिर यह मेरे छोटे छोटे कामों में मेरी मदद करने लगा। आपको नहीं पसंद तो तभी कह देती, मैं टोक देने वालों को दोबारा नहीं बोलता। सॉरी, मुझे लगा आप मुझे अकेले देखकर जानबूझकर मुझे गुड मॉर्निंग बोलते थे। सॉरी, आप मत कहिए, गलती मेरी भी है।
मुझे यूं ही किसी अनजान लड़की से गुड मॉर्निंग नहीं बोलना चाहिए था। दोनों का कन्फ्यूजन दूर हो गया है तो खाना खा लें। ओह हाँ काकू, वैसे आप चाल में कौन सी खोली में रहते हैं? विमला ने पूछा। मैं चाल में नहीं, इसी बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर रहता हूँ। मेरा बस का स्टॉप वहाँ पर है, इसलिए मुझे सुबह सुबह वहाँ जाकर खड़ा होना पड़ता है। आप कहाँ जॉब करती हैं? ओह मैं साइंस कॉलेज, चक्की नाका। इतना कहकर विमला बर्तन समेटकर साफ करने चली गई। चलता हूँ काकू, उसने जानबूझकर जोर से कहा, पर विमला रसोई का काम निपटाने में लगी रही। तूने इसके कारण घर बदला? जी काकू, अकेली रहती हूँ तो थोड़ा डर सा लगने लगा था। समझ सकती हूँ, आजकल का ज़माना इतना ख़राब है कि किसी अनजान व्यक्ति पर एकदम से विश्वास कर पाना मुश्किल होता है। फिर आपने इस पर कैसे विश्वास कर लिया काकू? ये 3 साल पहले जब यहाँ अपने परिवार के साथ रहने आया था, तब अक्सर आते जाते समय मुझसे ऐसे ही हाय हेलो कर जाता था। फिर धीरे धीरे पहचान बढ़ी और कब वो मेरे बेटे सा बन गया पता नहीं चला। उसके परिवार में कौन कौन है? परिवार सुन विमला को दिल बैठता सा महसूस हुआ। उसका परिवार भी है, माँ बाप, बीवी, बच्चे। मैं भी ना जाने क्या सोचती हूँ। मुझे क्या करना उसके परिवार से? शादीशुदा है तो और अच्छा, दिल सपने देखने से बच गया। विमला उदास होकर मन ही मन सोचने लगी। उसके माता पिता और उसकी सुंदर सी पत्नी ऋचा। ऋचा? विमला को दिल टूटता सा लगा। ईश्वर भी अच्छे लोगों की परीक्षा लेता रहता है विमला। तेरे काका बहुत नेक बंदे थे तो ईश्वर ने उन्हें अपने पास बुला लिया। शांतनु एक पवित्र आत्मा है तो उससे उसके परिवार को छीन लिया। और तू भी तो कब से बेरंग जीवन जी रही है। शांतनु के साथ क्या हुआ था काकू? शांतनु ऑफिस में था, उसके मम्मी पापा को कहीं अर्जेंट जाना था। उसकी जिद पर ऋचा गाड़ी ड्राइव करके उन्हें छोड़ने जा रही थी। पूना नासिक हाईवे पर पीछे से एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। हे भगवान, तीनों ऑन द स्पॉट खत्म हो गए। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ काकू। रिश्तेदार आए, कुछ दिन रहकर चले गए। फिर मैंने उसे कुछ दिन यहाँ रखा। जब वह नॉर्मल हो गया तो अकेले रहने लगा और फिर से सबके साथ हाय हेलो करने लगा। पर सच्चाई मुझे पता है कि वो अंदर से बुरी तरह टूटा हुआ है। चलो सो जाओ, रात बहुत हो गई है। हाँ, गुड नाइट काकू। विमला देर रात तक शांतनु के बारे में सोचती रही। मैं सोचती थी कि इस दुनिया में मैं ही दुखी हूँ। शांतनु की ज़िंदगी में कितने दुख हैं, फिर भी वह सबके चेहरे पर मुस्कान बिखेरता रहता है। सोचते सोचते विमला सो गई। हाय गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह विमला काकू को लेकर मंदिर जाने के लिए निकली तो शांतनु से सामना हो गया। गुड मॉर्निंग, आज आप कॉलेज नहीं जा रही? नहीं, आज काकू की पैकिंग में मदद करने के लिए छुट्टी ली है। शाम को उन्हें स्टेशन छोड़ने भी जाना है। शाम की आप चिंता मत करो, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा तो कार से ले जाऊंगा। आप क्यों परेशान होते हैं शांतनु? सारी शांतनु जी, मैं हूँ ना, मैं मैनेज कर लूँगी, विमला ने कहा। शांतनु ज़्यादा अच्छा लगा, वही कहिए। मैं आ रहा हूँ तो मेरा वेट करना, बाय बाय। शांतनु अपनी बस पकड़ने के लिए भागा चला गया। इसके पास कार है तो भी बस से ऑफिस जाता है काकू। बस में दोस्त मिलते हैं तो 1 घंटा बातचीत में निकल जाता है। अकेले मन में वही सब बातें घूमती हैं, इसलिए बस से जाना शुरू कर दिया इसने। ओह, आइए संभाल कर, आगे गड्ढा है। ओह, तेरे साथ बातों में इसे कैसे भूल गई। काकू, आप कल 4 बजे तक झांसी पहुंच जाएंगी। बहुत लंबी यात्रा है। हाँ लंबी है, पर इतनी लंबी नहीं जो कट ना सके। लंबा सफ़र नहीं कटता है विमला, ये तो छोटा सा है, कट जाएगा। लंबे सफ़र में साथी की ज़रूरत महसूस होती ही है। अभी भी समय है, सोच ले। लड़का मेरी निगाहों में है, तुम दोनों को ही एक साथी चाहिए जो सुख दुख में साथ दे। शांतनु बहुत अच्छा और नेक दिल है, अगर तुझे पसंद है तो बोल, मैं उससे बात करूं। काकू, ये आप कैसी बात कर रही हैं? शांतनु और मेरा क्या मेल? विमला नजरें चुराकर बोली। वो तो मैं कल रात से नोटिस कर रही हूँ। ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए मैंने विमला। तेरे मन में उसे लेकर बहुत कुछ चल रहा है, जो तेरे चेहरे पर साफ झलक रहा है। इतना कहकर अजंता चुपचाप सामान लगाने लगी। क्या सच में मेरे मन में क्या चल रहा है,
यह मेरे चेहरे से साफ झलक रहा है। विमला आईने के सामने खड़ी होकर सोचने लगी। पहले अलका, अब काकू। अजंता विमला को शीशे के सामने खड़ी देखकर मुस्कुरा उठी। काकू, अब मुस्कुरा क्यों रहे हो? तूने मेरे अंदाजे को सही जो साबित कर दिया है विमला। मतलब आईने से क्या पूछ रही हो? मुझसे ही जान लो कि मैंने कैसे अंदाज़ा लगाया। क्या काकू आप भी? विमला शर्माकर मुंह घुमाकर बेड की चादर सही करने लगी। विमला, अगर दिल को किसी का साथ पसंद आने लगा तो मन को समझाते हुए दिल की सुन। कल शांतनु का भी परिवार है। सुनकर तेरे चेहरे पर एक दर्द उमड़ कर आया जो मेरी नज़र से नहीं छुप सका। तुझे वो पसंद है तो बोल। मेरे अकेले के चाहने न चाहने से क्या होगा काकू? इस दिल को समझा भी लूँ तो शांतनु का नज़रिया क्या है, वो क्या चाहता है? कहीं ये फीलिंग्स एक तरफा हुई तो मैं फिर उसका सामना नहीं कर पाऊँगी। विमला कहते हुए उदास हो गई। उसके मन में क्या है वो जानना मेरा काम है। तू बता, पसंद करती है उसे? जवाब में विमला उनके गले लग गई। मैं सब समझ गई विमला, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैं शांतनु को बिना कुछ बताए उसके मन की बात जानकर तुझे बताती हूँ। आज शाम तो मुझे स्टेशन छोड़ने मत चलना। मैं शांतनु के साथ अकेले जाऊँगी तो उसके मन में क्या है ये जान पाऊँगी। पर काकू, पर कुछ नहीं, मेरा टिफ़िन पैक कर दे, अजंता ने हक जताते हुए कहा। जी, वो तो कब का पैक कर आपके नीले बैग में रख दिया। फ्रूट्स और नट्स रख दिए हैं। कल शाम को आपके लिए स्वीट्स लाई थी, वो भी रख दी है। 6 बजने वाले हैं, शांतनु नहीं आया। अभी वो ये सोच ही रही थी कि डोरबेल की आवाज़ सुनकर उसका दिल जोरों से धड़क उठा। जा देख, शांतनु होगा। जी काकू, शांतनु ही था। हाय, सब तैयार है? हाँ, सब तैयार है शांतनु जी, पर काकू मुझे नहीं ले जा रही हैं। फिर से जी? विमला जी, कहा ना शांतनु अच्छा है, अपनापन महसूस होता है। तो आप भी विमला कहिए, जी लगाकर पराया क्यों कर रहे हैं? सच कहूँ तो मुझे भी आपको जी कहने का मन नहीं है। दिल की कहूँ तो ये पुराने टाइप का नाम विमला ये भी लंबा लगता है। अगर बुरा ना मानो तो बिम्मी कहूँ चलेगा? बिम्मी ज़्यादा करीब लगेगा। शांतनु ने एक कान पकड़ते हुए कहा। बिम्मी अच्छा है, कह सकते हो, पर आप नहीं, तुम के साथ। ओके, तो तुम साथ चल रही हो बिम्मी? काकू से पूछिए शांतनु। काकू, पहले तो शादी के लिए हाँ कर दे तो इसे साथ ले चलूँगी। शादी? किससे? आपसे? तौबा तौबा, यह क्या कह रही हो काकू? ये शैतान शांतनु, मैं तेरी शादी की बात कर रही हूँ, अपनी नहीं। मैं अचानक किससे शादी कर लूँ? इतने दिनों में किसी लड़की को देखकर क्या तेरे दिल में कुछ कुछ नहीं हुआ क्या? हुआ हो तो बताओ, मैं भी उससे बात करती हूँ। झांसी अगले हफ्ते चली जाऊँगी। सच्ची बोलूं? हाँ, है एक लड़की जिसे देखकर मुझे एक अजीब सा एहसास होता है काकू। कुछ पल के लिए मैं ऋचा को भूल जाता हूँ, बस उसी के बारे में सोचता रहता हूँ। बात की उससे? हाँ की थी, पर वो बहुत खड़ूस निकली। बिम्मी की तरह या बिम्मी की बात कर रहा है? अजंता ने कमर पर हाथ रखते हुए पूछा। काकू मरवाओगी क्या? शांतनु हकलाकर खड़ा हो गया। मैंने तो सच पूछा है तो सच बता। बिमला को काकू की बात सुनकर जैसे 100 वाट का करंट लग गया हो, ऐसे सन्न बैठी थी वो। काकू नाम बताएगा? शांतनु ने गर्दन उठाकर बिम्मी को देखा जो अंगूठे से ज़मीन कुरेदने की नाकाम कोशिश कर रही थी। फिर अपने कान पकड़कर हाँ में सिर हिलाया। मुँह से बोल। काकू लगता है आज आप मुझे चप्पलों से पिटवाएंगी, तब अपनी बेटी के यहाँ जाएंगी। देख, बिम्मी को साथ लेकर चलना है तो उस लड़की का नाम मुंह से बता, और वो भी जोर से, ताकि सबको पता चले कि तुझे कोई पसंद आ गया है। आज पक्का 8-10 चप्पल पड़ेंगी। यह लो बिम्मी, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अगर तुम्हारा जवाब ना है और तुम्हें मेरी बात बुरी लगी हो तो तुम मुझे इस चप्पल से पीट सकती हो। शांतनु ने बच्चों जैसी मासूम सूरत बनाते हुए पास पड़ी चप्पल उठाकर बिम्मी को पकड़ा दी। शांतनु, यह सब? चप्पल उसके हाथ से लेकर एक तरफ फेंकते हुए। काकू? बिम्मी शर्माकर अजंता के गले लग गई। वाह, क्या फिल्मी सीन है ना रवि?
लग जा गले की फिर ये हंसी। ताली बजाते हुए रवि और अलका अंदर आकर बोले, तुम दोनों यहाँ इस समय? पिक्चर के सीन पता थे पर क्लाइमेक्स देखना था इसलिए चले आए। क्लाइमेक्स? मैं कुछ समझी नहीं। पगली लड़की, अलका ने सिर पर चपत लगाते हुए कहा, काकू को मैंने पहले ही तेरे और शांतनु के बारे में सब बता दिया था। तुझे यहाँ भेजने का एक ही मकसद था कि तू हमें नहीं पर काकू को माँ की तरह समझकर अपने दिल की बात ज़रूर बताएगी। ये ड्रामेबाज शांतनु भी हमारे और काकू के प्लान का हिस्सा थे। काकू कहीं नहीं जा रही हैं। कहीं नहीं जा रही तो मैं यहाँ कैसे? चिंता मत करो बिमला, जब तक तेरी शादी शांतनु से नहीं होती तू काकू के पास पीजी बनकर रहोगी। शांतनु, तुम्हें ये सब तुम्हें भी पता था तो अनजान क्यों बने रहे? बिमला ने शांतनु की ओर घूमकर पूछा। वो अलका दी सब बता देंगी। शांतनु झट से अलका के पीछे जाकर छुप गया। उसकी यह हरकत देखकर सब हंस पड़े। यह डायरेक्ट तुझे प्रपोज करता तो क्या तुम हाँ कर देती? मैं क्या जानती नहीं, तुम तुरंत मना कर देती। दोनों के यहाँ होते ही अलका और रवि ने शादी की तैयारियां शुरू कर दी। अजंता चास्कर के आशीर्वाद और बिल्डिंग के लोगों के सहयोग से बिमला और शांतनु वैवाहिक बंधन में बंध गए। भैया, विदा के समय भाई को सामने देखकर बिमला खुद को रोने से रोक नहीं पाई। मुझे माफ़ कर दे छोटी, तेरी भाभी ने दोनों बच्चों की कसम देकर तुझसे दूर रहने को मजबूर कर दिया था। आज अलका ने तुम्हारी शादी के बारे में बताया तो सारी कस्में तोड़कर तुझे आशीर्वाद देने चला आया। ईश्वर तुम्हें सदा खुश रखे। यह छोटा सा तोहफा मेरी ओर से मेरी छोटी को। ये क्या है भैया? तुम खुद देख लो। फ्लैट के पेपर? भैया ये छोटी, जब से तुझे घर छोड़ने को कहा तब से एक दिन भी चैन से नहीं सो पाया। दिन रात यही सोचता रहा कि बस कैसे भी तेरे लिए एक छोटा सा घर खरीद सकूं। उसके लिए दिन रात मेहनत कर रहा था। यह बात तेरी भाभी और बच्चे भी नहीं जानते। आज चाबी मिली तो तुझे देने चला आया ताकि तू तेरे घर में रह सके, किसी भाड़े के घर में नहीं। यह तुझे मेरी ओर से अब तक की भेजी राखियों का उपहार है। ईश्वर से बस एक ही प्रार्थना है कि तेरी ज़िंदगी से ये सुहानी सुबह कभी ना ढले। भैया, बिमला भाई के गले लगकर रोने लगी। बिमला को एक साथ मिली ढेर सारी खुशियाँ देखकर सबकी आंखों में खुशी के आंसू छलक उठे।